Hello everyone, in this video I will let you know how I increase my marks from 52 to 101 by just attempting the paper in right way। तो कैसे हम लोग को करना है ये देख लो। मेरे मार्क्स हैं 2021 का एंड 2024 में मेरे इतने मार्क्स थे 101, जो कि सब्सटेंशियल इंक्रीज है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया था, बस अपना स्ट्रेटजी चेंज किया था कि कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है पेपर में और कैसे मुझे उसके पहले मॉक्स में अटेम्प्ट करने हैं। वही जो मैंने मॉक्स में किया था ना, सेम जाके मैंने पेपर में रेप्लिकेट किया और मेरे मार्क्स बढ़ गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पहले मैं क्या करता था, पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करता था, पहले वाले जिसमें मैं फेल हुआ था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि पहले मैं एक घंटा लगभग 1 घंटा 10 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को दूंगा, सिर्फ मैथ्स को दूंगा 1 आवर 10 मिनट्स। ये मैंने यही सोच के गया था कि मैं पहले मैथ्स बनाऊंगा, क्योंकि मैं मॉक में भी देता था तो पहले मैथ्स बनाता था एंड 25 to 26 अटैम्प्ट करता था मैं। ये मेरा हमेशा रहता था 25 to 26 अटैम्प्ट करना है, 5-6 गलत कर देने या उससे भी कम गलत हो तो सही है। और उसके बाद मुझे इंग्लिश अटैम्प्ट करने हैं। इंग्लिश को मैं मुश्किल से 40 मिनट देता था। ठीक है, इसी से मेरे इतने मार्क्स आए। अब देखो मैं कैसे करता था, हाउ मेनी क्वेश्चन अटैम्प्ट, मैं लगभग 50 के आसपास करता था अटैम्प्ट, लगभग 50 to 54 इतने के आसपास में अटैम्प्ट करता था पेपर में। एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस नेक्स्ट 60 डेज। इसमें आपको क्या करना है, देखो समझो, अभी आपके पास लगभग 60 डेज है। तो जिसका वीक है, जो बाउंड्री लाइन पर लगभग रह रहा है, 1-2 अटैम्प्ट में उसके फेल ही हो रहे हैं सी सेट में, तो उनको अभी 2 घंटा डेली, 2 आवर्स डेली आपको मैथ्स पे देना है। जो भी मैथ्स, जैसे कि मैथ्स कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल सिस्टम जो है, ठीक है, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम जो बोल रहे हो, नंबर सिस्टम पे सबसे ज़्यादा मुझे फोकस करना है। अभी मैं एग्जांपल के रूप में शो करूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के सिर्फ कॉमन सेंस से हो जाते हैं। अगर वो दे आर आस्किंग 20 क्वेश्चन, यू कैन ईजिली मेक 10 क्वेश्चन जस्ट बाय योर ब्रेन। मतलब कि आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, उसमें कोई भी आपको फालतू का फार्मूला यूज नहीं करना है, कुछ भी जस्ट बाय एप्लीकेशन, जस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ माइंड यू कैन इजीली सॉल्व अप टू 10 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने ये बोल दिया कि 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, अगर 5-6 भी कर जा रहे हो तो बहुत है, बहुत है। और उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है क्या, तो जो आपको सबसे इजी पार्ट लगता है, जैसे कि किसी का आरसी रहता है, रीजनिंग कम्प्रिहेंशन, रीजनिंग पार्ट जो है आरसी, तो रीजनिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आप कम्प्रिहेंशन पे अटैक कर सकते हो। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है कि 50 के आसपास मुझे करने ही करने अटैम्प्ट। अगर जिसका 50 भी नहीं हो रहा है अटैम्प्ट, तो यार 45 प्लस तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है ना, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका हो जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 66 प्लस तो आ ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपको कम्प्रिहेंशन, जो कि मात्र 35 to 40 मिनट्स में आपका हो जाए। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैंने लगभग 1 मिनट भी एक कम्प्रिहेंशन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं देता था। अब कैसे करता था वो दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ने नहीं बैठता था कि पूरा ये पढ़ रहा हूँ मैं जाके, जब मुझे कोई डाउट आता था तभी मैं पढ़ता था, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता था। देखो इसमें क्या लिख रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। इसमें बोल रहा है कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट अब इसके ऑप्शन पे आ रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लिवलीहुड। ये लग रहा है आपको कि ये सही है, खुद कॉमन सेंस लगाओ, इज़ नॉट एन इशू। कंजर्वेशन तो बहुत बड़ा इशू है भाई, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। ये आपने कहीं पढ़ा है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट का अगर हम लोग करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा डिपेंडेंट जो है फॉरेस्ट पे, ये भी गलत है। फिर सस्टेनेंस ऑफ लिवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम वाइल बीइंग टुगेदर एक्साजर्वेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस। देखो कितना सही स्टेटमेंट इन्होंने बनाया। फिर आप 4th भी देख लेते हैं, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड। ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसका तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया, इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। अब देखो ये जो 2025 में मेरे 93 प्लस आ रहे हैं, ठीक है ना, आपका सी सेट में। तो देखते हैं, अभी फाइनल आंसर की आया नहीं, तो देखते हैं इसमें कितना आएगा। लेकिन जो जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था वैसे मैं बता रहा हूँ, विदाउट गोइंग थ्रू पैसेज मैं पढ़ता ही नहीं था। अब देखो
इसमें क्या पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। ये देखो एक्सट्रीम नहीं लग रहा है कि किसी कंट्री को करना ही नहीं चाहिए डिपेंड, तो ये तो ऐसे मैंने गलत कर दिया था। फिर दूसरा क्या है, रिसोर्स रिच कंट्री नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये भी गलत है कि रिसोर्स क्यों करेगा, जिसके पास रिसोर्स है आपसे क्यों शेयर करना चाहेगा भाई, नहीं करना चाहेगा, उसकी मर्जी है ना। तो मैं तो इसका डी मार दिया था, ठीक है। अब आ जाओ ये भी, इसका भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया क्या कर रहा है, तो देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। देखो जिसके पास बड़ी इकोनॉमी है वो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, ग्रीन में ज़्यादा, ग्रीन जो इकोनॉमी होती है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रू है, लेकिन इसेंशियल है क्या, जरूरी है कि यही रहेगा तो होगा, ऐसा नहीं होगा, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन। इंटेंसली, देखो ये भी एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है, इसको भी हटा दो। कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज आर इन बेटर पोजिशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये देखो कुछ कुछ सही स्टेटमेंट लग रहा है। अब आगे जाओ, टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये भी देखो सही, दोनों। अब ये दोनों में मुझे चूज करना है, तो मैंने इसको चूज किया था डी। अब देखना है कि यूपीएससी क्या देता है, मैंने डी चूज किया था, ठीक है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी डी ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको चूज करना है, तो मैंने डी किया था, ठीक। अब आ जाओ फोर्थ, विद रेफरेंस टू एवर पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है ऊपर का पैसेज। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, अब ऑब्वियसली ग्रोथ होगा उससे। अगर हम लोग ग्रीन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ होगा कि नहीं, इकोनॉमी में होगा ऑब्वियसली। उससे क्या जनरेट होगा, एक तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, उससे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो ग्रोथ तो होगा। पब्लिक फाइनेंसेस इन कंट्री लाइक इंडिया, ये भी उसका भी बेनिफिट होगा, उसका भी ग्रोथ होगा, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इफ़ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी देयर विल मोस्ट लाइकली बी एन ईजी ग्रीन ट्रांजिशन। देखो क्या बोल रहा है कि जैसे हम लोग का इंडिया में ग्रोथ हुआ है ना सोलर एनर्जी का, अगर वैसे ही उसी पाथ पे दूसरा भी आया तो मोस्ट लाइकली बी एन ईजी ग्रीन ट्रांजिशन। तो एक ईजी ट्रांजिशन होगा हमारा ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, तो सही है ना। अगर जैसे सोलर एनर्जी हमारा बढ़ा है, अगर वैसे दूसरा भी एनर्जी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी उसी रेट से बढ़ेगा तो हमारे लिए ग्रीन ट्रांजिशन ईजी हो जाएगा करना। तो यस, इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसका भी मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ना ही नहीं है। अब देखो इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, सेम टू सेम वही चीज़ है। द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी टू एड्रेस टैकल द क्लाइमेट चेंज इसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। इसेंशियली भाई मतलब सिर्फ क्या स्टेट का ही रहता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया इज़ टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट एनी इफेक्टिव स्टेट, ये भी गलत है। टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट, डाइवर्सिटी से मतलब ही नहीं भाई, अगर आपने कुछ अच्छा रूल बनाया तो सभी जगह काम करेगा। इट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, फिर यहाँ पे बोला स्टेट का है, यहाँ बोला यूनियन का, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी एट स्टेट रीजन। सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटी लग रही है आपको क्या, नहीं, तो सही है। अब आ जाओ 12 नंबर पे कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू और इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। देखो इसमें कहीं पे भी निगेटिव चीज़ नहीं लग रही, कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि एक्सट्रीम हो जाए, चाहे ख़राब हमें लग रहा हो, सही है। उसे लिंक कर सकते हो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से हम लोग ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को लिंक कर सकते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनस। इसको देखो मैंने सही माना था, बहुत सारे बोल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको गलत मान रहे हैं, लेकिन मैंने सही मार के आया था कि हाँ ये भी होगा।
क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में ऑफकोर्स साइक्लोन आते हैं, और माउंटेन में बहुत सारे, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होगा, हो सकता है वहाँ पे जो एवेलेंचेज वो बढ़ जाए, चाहे आपका लैंडस्लाइड बढ़ जाए, ये सब बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसका सी मारा था, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसका ए दिए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसका भी मैंने नहीं पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पढ़ो पहले। इंडियाज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी अवेयर दैट पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड द सब्सिक्वेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी द मेन सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, ये गलत सच नहीं लग रहा है स्टेटमेंट। देखते हैं आगे। इन इंडिया पॉवर्टी द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। नहीं, बहुत सारे रीजन है भाई, प्राइमरी सिर्फ पॉवर्टी ही नहीं है। पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर सो intricately linked that they pose an unmanageable crisis for unmanageable। मैनेज तो किया ही जा सकता है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एड्रेस। अब इसके लिए ना, इस स्टेटमेंट के लिए आपको फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पैराग्राफ। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द सोशल, देखो यही मैं बोल रहा हूँ, जब आपको एकदम डाउट हो जाए ना कि अब ये दोनों में क्या ही होगा, एकदम पूरा डाउटफुल में आ जाओ कि क्या होगा भाई, इसमें क्या ही होगा, तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पैराग्राफ। तो इफ द सोशल इनइक्वालिटी द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ डायरेक्ट दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी द मेन इकोनॉमिक दैट गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एड्रेस। ठीक है, अब आ जाओ 14th। विद रेफरेंस टू द above passage the following assumptions has been made. People above the poverty line are also are prone to suffer from anxiety about इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। हाँ करेक्ट है, रिलेटिव पॉवर्टी वाला कॉन्सेप्ट यही तो है कि हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। दूसरा, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन कंट्री। ये जरूरी थोड़ी ना इराडिकेशन हो, अब पॉवर्टी अगर कर देंगे तो ये पीस एंड सोशल इक्वालिटी आ जाएगा, ये जरूरी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी। इराडिकेशन जरूरी नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब रहेगा तो कैसे कर लोगे, चाहे वार ही हो जाएगा कैसे कर लोगे, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है इसका। अब आ जाओ देखो ऐसे बहुत सारे, बिना आपको पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करो, आपका सही होगा। देखो अगर 25 to 27 है, ठीक है ना आपका पैसेज, उसमें अगर 5-6 गलत भी कर दोगे, 6-7 गलत भी कर दो मैक्सिमम, फिर भी आपका नेट 16 करेक्ट हो रहा है। नेट 16 का मतलब जानते हो 40 नंबर। अब 40 नंबर आ रहा है तो बहुत सही है ना। उसमें भी आपको अब कितना बचा, सिर्फ 26 लाना है। मुझे याद रखना है जो बाउंड्री लाइन पे हैं उनको सिर्फ याद रखना है कि उन्हें टॉप नहीं करना, उन्हें 80+ लाना है। समझ में आ रहा है, 80+ के लिए जितना बता रहा हूँ सफिशिएंट है। अब आ जाओ, जैसे मैथ्स में मुझे पिक कर लेना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देख के 15-20 क्वेश्चन इजी पिक कर लेने हैं, और उसको हम लोग को जैसे कैसे क्वेश्चन पिक करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आराम से पुट करके आंसर आ। जैसे ये क्वेश्चन P+Q+R सेटिस्फाइंग, तो हम लोग के कैसे इसको निकालना है। तो सबसे पहले नंबर, कोई भी नंबर ले लो कि 1/P + 1/Q + 1/R 1 कैसे होगा, बताओ। 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना होता है, 1 होता है। तो पहले तो P + Q + R हो गया ना, एक सेट तो हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये भी लिख रही है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकता है। तो 3 + 3 हो सकता है ना। फिर दूसरा बोल रहा है कि 1 और कैसे हो सकता है, कॉमन से लगाओ, ½ + ½ कितना होता है 1, तो 1/2 लिख लो, प्लस 1/Q + 1/R को भी ½ बनाना है तो 1/4 + 1/4 आ गया, ये भी 1 आ जाएगा। तो दूसरा सेट आ गया हमारे पास। तीसरा कैसे निकल सकते हैं, फिर से ½ बनाना है मुझे, इस पार्ट को फिर से ½ बनाना है तो 1/3 + 1/6 फिर से आ जाएगा 1 हमारे पास। तो देख लो 3 सेट आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, मोर देन 3 हो ही नहीं सकता। मोर देन 3 क्यों दिया इन्होंने ऑप्शन में, ये समझो। यही अगर यहाँ पे क्वेश्चन में P, Q, R रहता ना, तो इसका मोर देन 3 आंसर रहता, लेकिन यहाँ प्लस दे दिया। अब 3 + 3 + 3 ये कितना होगा, 3 + 3 + 3 कितना होगा, 9 होगा। और वही 2 + 4 + 4 ये कितना होगा, 4 2 6 4 10। अब इसको चाहे 4 को यहाँ पे ले लो, चाहे बीच में 2 दे दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना भी करते रहो, ये सम चेंज नहीं होगा।
डेट्स वाई इसका 3 ही होगा आंसर, ठीक है ना, आंसर विल बी 3। अब आ जाओ ये 4 डिजिट नंबर एन इज सर्टेन व्हेन डिवाइडेड, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये चारों को लेना है, ये सबको डिवाइड करना है और आपको चेक करना है आंसर आ रहा है कि नहीं। इसको ऐसे करने का तरीका जो सबसे आसान है, मेरे को सबसे आसान ऐसे लगता था। अब ये देखो 19, ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी होता है करना। कैसे? जो जो बोल रहा है ना उसको पहले फोकस करो कि B इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, तो B पे फोकस करो और E पे फोकस करो। तो B क्या बोल रहा है? B इज ग्रेटर देन C एंड D इज ग्रेटर देन C, ठीक है। अब बोल रहा है D इज ऑल्सो ग्रेटर देन E, तो ऐसे सोचो कि कोई C नंबर है 5 और B है 6 और D है मेरा 8, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता है, इनमें कोई रिलेशन थोड़ी ना पता है मुझे कोई रिलेशन नहीं इनके बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बी डी से बड़ा है या बी डी से छोटा है, कुछ नहीं बोल रहा है उन्होंने, तो ये ऑलवेज लिख रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर वैसे ही इसमें देखो एस और वी पूछ रहा है, तो एस पे फोकस करो और वी पे फोकस करो। तो एस इज इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू यू इक्वल टू वी। अब कॉमन सेंस लगाओ, इसमें बराबर भी तो हो सकता है ना, सब में बराबर हो जाए, जैसे एस इज इक्वल टू टी इक्वल टू यू इक्वल टू वी, ये हो सकता है ना, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, एस इज ऑलवेज लेस देन वी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 and 2। ये सब पे ध्यान देना है। फिर दूसरा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ उतना। अब देखो सब में क्या है, ऑड नंबर आ रहा है ऑड, तो ऑड में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये 10 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन ही नहीं था। अगला ये ऐसा देखो, ऐसा क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूँ। ये जैसे ये सब लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ CC, ये ऐसे करके जो भी लिखा हुआ है, आप क्या करो, ये एक एक बार उसमें फिल करते जाए। जैसे एक जगह B कर दिया मैंने, फिर C कर दिया, पहले A ऑप्शन को ले लो, फिर A ऑप्शन को, फिर वहाँ पे B भर दो, फिर आगे पूरा करके देख लो और फिर देखो कि क्या कोई पैटर्न बना रहा है। फिर वैसे ही B ऑप्शन को लो, फिर भरो और फिर देखो क्या कोई पैटर्न बना रहा है। फिर C को लेके देखो, फिर D को लेके देखो, जिसमें भी पैटर्न बन जाएगा। आज देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 + 5 कितना हुआ, 18। तो 18 जब भी जैसे ये सब है ना उसमें डिवाइड कर दो, या तो 3 का मिल के पैटर्न बनाएगा या तो 6 का मिल के पैटर्न बनाएगा, ऐसे करके डिवाइड कर लो उसको, तो अपने आप पैटर्न दिखाई देगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं करना। अब आ जाओ, व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस 24x इतना। ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन में आपको 20 to 30 सेकेंड लगाना है। अगर पैटर्न पकड़ में आ रहा है तो करना है, नहीं पैटर्न पकड़ में आ रहा है छोड़ देना है वहीं पे। तो मुझे तो देखते के साथ पैटर्न दिख रहा था, 24 है, फिर ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो मतलब पहले कुछ डिवीजन हो रहा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मैंने ऐसे दिमाग लगाया था, तो डिवीजन में मुझे लगा कि 24 के बाद 12 आ रहा है, तो कुछ डिवीजन में यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने क्या किया, 24 हाफ कर दिया मैंने। फिर मुझे लगा कि मल्टीप्लिकेशन 24 फिर से 12 आ रहा है यहाँ पे, तो 24 को ऐसा मैं आगे वाला नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा या डिवाइड कर दूंगा, तो 12 आया यहाँ से, तो 12 × 1 किया मैंने, तो फिर से 12 आ गया। फिर ये पैटर्न अपने आप दिख गया कि यहाँ 0.5 है, यहाँ पे 1 है, फिर आगे क्या होगा, 0.5 से बढ़ा है तो 1.5 मल्टीप्लाई होगा, फिर कितना 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2.5 मल्टीप्लाई, अपने आप दिख गया मुझे पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। फिर आ जाओ आगे, इसमें भी सेम टू सेम क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना तो ये पहले लिख लो 16, फिर 15, 3, 20 एंड 4, ऐसा लिख लो पहले, और बारी बारी से ये वाला पुट करो, पहले ए वाला ऑप्शन पुट करो, फिर B, फिर C, फिर D। तो मानो कि मैंने पहला ऑप्शन पुट किया, तो S क्या है, डिवीज़न, यहाँ डिवाइड कर दो, फिर P क्या है, प्लस, फिर R क्या है, मल्टीप्लिकेशन, फिर Q क्या है, माइनस। अब देखो कि मेरा R है कि नहीं, तो बॉडमास लगा दो। बॉडमास में क्या, पहले डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। बॉडमास में देखो तो ये कितना होगा, 4 होगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, ये 20 × 3 है, 20 × 3 कितना हो जाएगा, 20 × 3 60 हो जाएगा। फिर यहाँ -4 है तो उसके बाद प्लस होगा 64 -4, ये तो नहीं आ रहा है, तो पहला तो होगा ही नहीं। फिर वैसे दूसरा पुट करके देख लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाओ 39 पे,
ए ट्रैम ओवरटेक्स 2 पर्सन एक्स एंड वाई वॉकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। देखो कोई भी गाड़ी अगर आ रही है और उसी डायरेक्शन में आप ट्रेवल करोगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। समझ में, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गाड़ी का स्पीड क्या है, ट्रैम का स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रैम पूछ रहा है। लेंथ ऑफ द ट्रैम क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ 9 सेकेंड दे रखा है, आंसर में मीटर दे रखा है, तो इसको जो स्पीड है ना उसको पहले तो मीटर में चेंज करो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। तो 3 × 5/18, ये तो बचपन में आप किए होगे, ठीक है ना। तो 5/6 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये कौन सा है, एक्स का, ठीक है ना। और ऐसे वाई का कितना हो जाएगा स्पीड, 4 × 5/18, तो ये 2, ये 9, तो कितना हो जाएगा 8/9, तो 8/9 हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कुछ नहीं करना है मुझे, इसमें क्या करना है कि मुझे डिस्टेंस, अब उसमें मैंने क्या बताया अभी आपको कि डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे अब इधर ही ये जा रहा है ट्रैम, और आदमी भी इधर ही जा रहा है, एक्स भी इधर ही जा रहा है, ये ट्रैम भी इधर ही जा रहा है, तो मैंने रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों का। तो ट्रैम का मान लो, इस ट्रैम का मान लो वेलोसिटी है, मान लो p है, समझ में आ रहा है, इसका मान लो p है और इसका x है, तो क्या हो जाएगा इसका, और इसका ऑब्वियसली मैंने स्पीड अभी निकाल रखा है 5/6, तो p - 5/6 ये मेरा हो गया रिलेटिव स्पीड, और टाइम दे रखा है मेरे पास 8 और 9 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, तो × 8 ये मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा, d मान लो है, ये मतलब उसका लेंथ आ गया उस ट्रैम का। अब दूसरा हो से p - 8/9 × 9 = d, डिस्टेंस आ गया ट्रैम का। अब दोनों डिस्टेंस तो सेम होगा ना, तो इक्वेट कर दो, तो p ये नहीं है कुछ भी, p × 1 मिनट रुको, p - 5/6 × 8 = p - 8/9 × 9, समझ में आ रहा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, n² = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फिर से 1 वापस से रिपीट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। हाउ मेनी डिजिट्स, ये PYQ, अगर किसी ने भी PYQ किया होगा ना आराम से ये बन जाएगा। अब PYQ में कैसे करना है इसको, देखो 11 है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 121। अब ये बोल रहा है वैसे 11 की क्या 111 को फिर से आप मल्टीप्लाई जब करोगे ना 111 का स्क्वायर जब करोगे तो आपको कुछ ऐसे आएगा 1 2 3, फिर उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो बीच वाला नंबर है ना क्या दे रहा है, नंबर ऑफ डिजिट दे रहा है। जैसे कि अगर मैंने 3 बार का स्क्वायर किया था तो 1 2 3 2 1 आ रहा है, मतलब कि ये 3 है, 3 बार लिखा है मैंने 1 1, तो ये बीच वाला जो नंबर है 3 टाइम्स आ रहा है। तो उसी से मैंने क्या देखा कि PYQ में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि बीच में 9 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 11 n जो है कितना डिजिट्स रखेगा, 9 डिजिट्स रखेगा, मतलब ये 10 सेकंड भी नहीं लगा था करने में। अब आ जाओ ये भी ऐसे क्वेश्चन है कि 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है ये भी। तो n का कितना होता है, 14 होता है जो डिजिट प्लेस होता है, O का कितना होता है 15 होता है, तो 210 हो गया। वैसे मल्टीप्लाई करते जाओ, T का कितना होता है 20 होता है, तो मल्टीप्लाई करते जाओ 4200 आ गया। वैसे मल्टीप्लाई करते जाओगे जो उसका प्लेस है ना, प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाओगे आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ, फ्रांस इज कोडेड एज इतना, जर्मनी इज कोडेड एज, सबसे इजी क्वेश्चन था इस पूरे पेपर का, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो फ्रांस के नीचे ऐसे FRANCE, उसके नीचे लिख दो कितना 6 5 4 3 2 1 आ गया। वैसे जर्मनी का भी लिख देना, वैसे MN का भी, वैसे जर्मनी का लिख देना, और देखना कि y कहाँ पे आ रहा है, तो y यहाँ पे आ रहा है ना, y 7 है, ठीक है। वैसे तो सबसे पहले तो 7 आएगा, तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गया। अब E है, तो E की फ्रांस में भी आ रहा है, तो E 1 है, तो ये 1 आएगा, इसमें भी 1 है उसमें। अब देखना M किस में आ रहा है, जर्मनी में आ रहा है, M यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 आ जाएगा, दिस इज द आंसर।
बहुत ही, इसमें तो कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं था। व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस, मैंने बोला ना कि जब भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन में अगर आपको सीक्वेंस पकड़ में आ रहा है 30 सेकंड में करना है, नहीं तो आगे निकल जाना। तो देखो 1 3 6, ये क्या मल्टीप्लीकेशन का लग रहा है, नहीं लग रहा है मुझे। 11 में क्या मल्टीप्लाई कर दो 18 आएगा, नहीं आ सकता ना। तो हम प्लस में देखो तो 1 + 2 ये क्या देगा, 3 देगा। फिर 3 + 3 क्या देगा, 6 देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो इसके बीच में 2 हो रहा है, इसके बीच में 3 हो रहा है, इसके बीच में 5 हो रहा है, इसके बीच में 7 हो रहा है, इसके बीच में कितना होगा, और उसके बाद 42 दे रखा है। तो देखो ये किस चीज़ का सीरीज दिख रहा है आपको, या क्या ऑड नंबर का सीरीज दिख रहा है, नहीं, क्योंकि 2 तो इवन है। लेकिन हाँ ये प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे। तो अगला 7 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर्स, बताओ, 11 ऐड कर दो, 18 + 11 कितना हो जाएगा, 29। दिस इज द आंसर। अब इन अ सर्टेन कोड 64, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आएगा एग्जाम में तो करना है, नहीं अगर बन रहा है तो छोड़ के निकल जाना। तो 64 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 × 4 × 4। वो अच्छा 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7। समझ में आ रहा है। तो देख रहे हो 4 + 3 मैंने जब किया था तब 7 आया था, 4 + 3। वैसे ही मैं 216 को क्या लिख सकता हूँ, 216 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 मिनट। 64 इज रिटन है 343, मतलब 64 को 343 लिखा है, मतलब 3 ऐड करने के बाद मैंने गया। वैसे 216 रिटन है 729। 216 को कैसे लिखेंगे बताओ, 1 मिनट, 216 को कैसे लिखेंगे बताओ, 216 को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, 6 × 6 × 6 216, ठीक है ना। और वैसे ही हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 729 को 729 को हम लोग 9 × 9 × 9 लिखेंगे, ठीक है, 729। तो देख लो फिर से 6 + 3 9 3 बढ़ाया मैंने। वैसे 512 है ये, 512 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 × 8। तो अब 3 बढ़ा दो 11 होगा, तो 11 × 11 × 11। तो एक ही नंबर ही दिख रहा है लास्ट में जिसका 1 है, आंसर हो जाएगा। वैसे व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट भी है। कैसे मैंने कैसे किया था वो आपको बता रहा हूँ। देखो 6 का आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 2 × 3 जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, वही 6 से डिविजिबल होगा। दोनों से डिविजिबिलिटी चाहिए तभी जाके आपका 6 से डिविजिबल होगा। तो 9 3 है ना, तो 9 3 को मैंने कॉमन ले लिया था, 1 पे ये क्या हो गया, 9 1 हो गया, फिर ये 9 2 हो गया, फिर ऐसे करके ये बढ़ते गया, ठीक है ना। जितना भी आपका आएगा लास्ट में 9 3 ले लिया ना, तो 997 हो गया। समझ में आ रहा है। अब अच्छा से समझना, ये 9 2 × 3 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो 3 से तो डिविजिबल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब 2 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं मुझे ये देखना है। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ यहाँ से यहाँ तक ये सारे नंबर ऑड हैं, तो ऑड + ऑड क्या हो जाएगा, इवन है। इवन कोई भी नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा ही हो। तो खुद कॉमन सेंस लगाओ कि 1 से लेके ये कितने ये नंबर है, 97 है। 1 समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। अगर यहाँ से एक नंबर ये 1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ तक कितने हैं, 97 नंबर है। समझ में आ रहा है। अब ये देखो 97 है, तो ये 97 अगर 9 × 9 × 9 97 टाइम्स जब भी मैं ऐड करूँगा, 9 को ऑड से ऐड करूँगा, चाहे इवन से ऐड करूँगा, तो ये ऑड ही रहेंगे 97 टाइम्स। जैसे कि अगर इवन टाइम्स यही रहता है, इवन टाइम्स, तो हम लोग कह सकते थे कि इवन नंबर आ सकता है, लेकिन ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा है एडेड, तो ऑड ही आएगा। ये ऑड है प्लस ये भी ऑड है, तो ऑड + ऑड क्या होगा, इवन होगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल हो गया। अब आ जाओ 70 नंबर क्वेश्चन। A question is given followed by 2 statement 1 and 2. Consider the question and the statement and mark the correct option. तो how is Q related to P? P ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये बना लेना, ये बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ, ये इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर वो टी बनाना पड़ेगा, वो कर लेना है, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं कभी एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बस कि कौन कौन से क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, P + Q का होल स्क्वायर -4PQ, ठीक है ना, -4P। हम लोग इसको ओपन करेंगे तो P² + Q² + 2PQ
-4pq होगा। तो ये अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, p² + q² - 2pq। इसको लिख सकते हैं p - q का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी नंबर डाल दो अनलेस एंड अनटिल p एंड q आर इक्वल, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मैंने जो दिया था कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, मैंने ये दिया था आंसर। कुछ लोग इसको दे रहे हैं कि आइदर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, ए दे रहे हैं, मैंने डी दिया था। अब देखो क्या होता है, क्योंकि उनका कहना है कि कोई अगर पी एन क्यू इक्वल दिया होगा तो क्या होगा। अरे भाई यहाँ पे पी एन क्यू इसीलिए तो दे रखा है और बता ही रखा है कि पी एन क्यू है वो नेचुरल नंबर्स। पी एन क्यू अगर उनको लिखना होता है कि दोनों सेम है तो कुछ लिख देते हो, हिंट में दे देते कि दे में भी इक्वल ऐसे करके लिख देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो हमें मानना पड़ेगा दोनों डिफरेंट ही है, तो मैंने डी माना था। अब आ जाओ ये, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर इज के, P is as much more than the average as Q is less than the average. What is the value of R? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, हमें रिस्क नहीं लेना, डायरेक्ट हमें जैसे सोल्व होता है वैसे सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करना है हमें, तो देखो P + Q है ना, तो क्या है, बोल रहा है कि वो K से एक ज़्यादा है, तो P को लिख सकते हैं K प्लस, मान लो K + T मान लेते हैं कि P की एवरेज से T ज़्यादा है, तो और Q कितना है, एवरेज से T कम है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है कि P + Q + R डिवाइडेड बाय 3 एवरेज कितना है, K है। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे उसका वैल्यू K + T + K - T + R बाय 3 = K। तो टी तो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 2K + R = 3K, तो R = K, सिंपल सा। ये 2K इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो R = K आ गया। तो दिस इज द आंसर, R = K। अब आ जाओ, X इज़ अ रियल नंबर 0 से 1 के, 0 से 1 के बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो 0 से 1 0.4 ले लेते हैं, इसमें यही लेके करना है कि कोई नंबर ले लेना है और उसको हम लोग जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करके देखना है कि वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो 0.4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 0.16, और क्यूब करोगे तो 0.4 का इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो 0.16 इंटू 0.4 तो 0.064 आएगा। समझ में आ रहा है? तो खुद सोचो ये ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा बड़ा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब बोल रहा है x इज़ ग्रेटर देन √x, तो x कितना है मेरे पास, 0.4 है। हाँ, √x कितना है, तो √x 0.4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अंडर रूट, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 ले लेते हैं, अंडर रूट कर देते हैं इसका, तो 2 डिवाइडेड बाय √10, सॉरी, तो 2 डिवाइडेड बाय √10 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 3 आएगा, 0.5 तो आएगा नहीं, लगभग 3 आएगा। तो 3 करोगे तो 0.6 आ रहा है, देख रहे हो 0.6 आ रहा है हमारे पास। तो कौन सा, ये x ग्रेटर देन तो नहीं लग रहा है मुझे √x से, तो ये गलत है, तो 1 इज़ करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर इज 10, व्हाट कैन बी सेड। ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ, ऐसे समझो 12 और 2, तो 12 और 2 के बीच में माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो सही है, ठीक है 10, ये वाला पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब 12 और 2 के बीच में 5 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, जो कि 5 से डिविजिबल है, तो 2 नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, नो सच नंबर एग्जिस्ट, ये भी गलत हो गया। देयर आर ओनली 2 सच नंबर्स, ये भी देख लेते हैं कि क्या 2 ही नंबर इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देयर कैन बी मोर देन, देयर आर ओनली 2 सच नंबर, ये भी गलत है। कैसे, मान लो 20 और 10 ले लेते हैं, तो 20 एंड 10 ले लेंगे तो इनके बीच में 10 आ रहा है डिफरेंस, लेकिन इनके बीच में सिर्फ एक 15 ही नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है, और तो कोई नंबर है नहीं, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो देयर कैन बी मोर देन 1 सच नंबर, तो सी विल बी द आंसर। कहने का मतलब ये है, देख रहे हो कितना टाइम लिया, आधा घंटा में मैंने कितने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए। कहने का मतलब ये है
कि अगर आपने इजी क्वेश्चन पिक किया, इजी क्वेश्चन अगर आपने पिक किया तो ईजिली आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लो। कट ऑफ क्या मैं बोल रहा हूँ, 80+ तो आराम से आ जाएगा आपका, अगर आपने इजी क्वेश्चन पिक किया। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था कि मैं सबसे पहले इंग्लिश करने बैठ जाता था। इंग्लिश को मैं दे देता था 1+ आवर, 1 घंटा ज़्यादा इंग्लिश को ही दे देता था कि पूरा भाई 27 क्वेश्चन करूँगा, 25 क्वेश्चन करूँगा, सारे सही करने। कितना भी एक्यूरेसी मेरी इंग्लिश में, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब कि 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मेरा हमेशा आया है इंग्लिश में, ठीक है। तो उसमें से लेकिन मेरा फिर भी गलत हो जाता था 6 to 7 क्वेश्चन। कितना करने के बाद भी 6 to 7 क्वेश्चन मेरी गलत हो ही जाती थी। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको, और जब मैं जल्दी भी करने लग गया तो उतने ही गलत है, उतनी ही एक्यूरेसी है। तो मैंने ये देख लिया कि भाई 40 मिनट से ज़्यादा देना बेवकूफ़ी है इंग्लिश को। तो इसको लास्ट में मैं करता था, और लास्ट में करने का ये फ़ायदा होता है कि बिना देखे आप कर रहे हो तो जल्दीबाजी से आपके पास क्वेश्चन है और जल्दी आपको टिक करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए आई यूज्ड टू गिव प्रायोरिटी टू द मैथ्स इन द बिगनिंग में सबसे पहले 1 घंटा 10 मिनट के आसपास सिर्फ मैथ्स करता था, फिर 40 मिनट के आसपास मैं सिर्फ इंग्लिश करता था, 10 मिनट में भरने के लिए रखता था, ठीक है। मैं ऐसे करता था। अब वो आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या करना है। और प्रायोरिटी मैथ्स में क्या क्या रखता था, मैं मैथ्स में सबसे पहले प्रायोरिटी रखता था नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम मुझे अच्छे से पढ़ना है, नंबर सिस्टम। उसके बाद मुझे रीजनिंग कर लेने हैं, जो भी क्वेश्चन इजी रीजनिंग का, जैसे कि नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्लॉक वाला क्वेश्चन है, फिर आपको जो भी आपका रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है वो कर लेना है। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन मैं उधर निकाल लेता था, और इधर 6-7-8 क्वेश्चन मेरे निकल गए नंबर सिस्टम के, और भी कुछ बच जाते हैं उससे कर लेता था। तो ऐसे करके मैं मैथ्स को 25 क्वेश्चन मान के चलता था, 25 क्वेश्चन मुझे करने हैं, और उधर भी 25 क्वेश्चन, वो तो इंग्लिश तो सारे करने हैं, तो इंग्लिश में 25-25 50 हो गया ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ 50+ आपको टारगेट लेके चलना है कि 50+ क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। आपका नहीं रुकेगा सीसेट, दिस इज़ माय गारंटी। और आप तो देख ही रहे हो मैं कहाँ से कहाँ 52 से कहाँ चला गया 101। तो ऐसे नहीं गया वो, सिर्फ स्ट्रेटजी मैंने चेंज किया और ये रिजल्ट दिखा मुझे, ठीक है। थैंक यू। और ऐसे करोगे तो आपका भी आ जाएगा। थैंक यू।